एक शहर जो रात को सोता नहीं। 19 जनवरी 2003 की वही चमकती शाम। इंडिया क्लब की बिल्डिंग रोशनी में नहाई खड़ी है और अंदर महफिल जम चुकी है। बिजनेसमैन, परिवार, मेहमान सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न। इसी भीड़ के बीच एक कद काठी वाला आदमी धीमी चाल से भीतर कदम रखता है। शरद शेट्टी। सफेद कुर्ते में सजी हुई मुस्कान, आंखों में एक अजीब सुकून, मानो जिंदगी अब उसके काबू में है। उसे पता नहीं, कुछ ही देर में किस्मत उसके लिए एक खामोश खेल खेलने वाली है। इस शहर में आज रात सिर्फ जश्न नहीं, एक कत्ल भी लिखा हुआ है। लेकिन शरद शेट्टी की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। उसकी जड़ें कहीं और थीं। कर्नाटक के समुद्री किनारों से उठकर मुंबई की हलचल तक पहुंची एक छोटी सी उम्मीद। 70 के दशक का अंत। जोगेश्वरी की गलियों में एक नौजवान अपनी छोटी सी ज्वेलरी की दुकान चलाते हुए बड़ा सपना देखने की हिम्मत जुटा रहा था। दिन में गहने बेचना, रात में सपनों की सिलाई करना, बस यही उसकी दुनिया थी। उधर मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। पुराने बादशाहों की पकड़ ढीली पड़ रही थी और एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। यही मोड़ वह जगह बना जहां शरद की सीधी सादी जिंदगी ने अचानक एक खतरनाक रास्ता पकड़ लिया। एक रात दाऊद के लोगों को सोने की सप्लाई के लिए भरोसेमंद रास्ता चाहिए था और शरद की छोटी ज्वेलरी दुकान उस मशीन का एक कीमती पुर्जा बन गई। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से चुपचाप निकलती सोने की ईंटें, कूड़ेदानों में छुपाई गई खेपें और फिर सुबह सुबह सफाई कर्मियों के हाथों से वापस शरद तक, यह एक ऐसा सर्किट बन गया जिसने उसके नाम को मुंबई की गलियों से सीधे अंडरवर्ल्ड की डायरी तक पहुंचा दिया। शरद शेट्टी उस वक्त अपनी छोटी ज्वेलरी दुकान के पर्दे के पीछे छुपकर ऐसा काम संभाल रहा था जिसका अंदाजा उसके आसपास की दुनिया को भी नहीं था। तस्करी कराए सोने को पिघलाना, उसे नए सांचे में ढालना और फिर मार्केट में उतार देना, यह उसका रोज का खेल बन चुका था। दाऊद के लिए वह सिर्फ एक सोने का कारोबारी नहीं रहा था, बल्कि ऐसा भरोसेमंद आदमी बन गया था जो बात कम करता था, काम ज्यादा करता था। दाऊद खुद उस दौर में तेजी से ऊपर उठ रहा था। तेज दिमाग, खतरनाक प्लानिंग और उतनी ही खतरनाक महत्वाकांक्षा। उसे ऐसे साथी चाहिए थे जो उसके पैसों, उसके धंधों और उसके बढ़ते नेटवर्क को समझ सके। शरद के चेहरे की ईमानदारी और दिमाग की चपलता ने दाऊद का ध्यान खींच लिया। एक बार क्लब में बैठे दाऊद ने हंसते हुए उससे कहा, अन्ना, तुम्हारे जैसा भरोसा हर किसी में नहीं मिलता, आगे बहुत दूर जाना है। शरद ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं भी। पीछे मुड़कर देखने 1983, जब किस्मत ने अचानक धोखा दे दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। कस्टम वालों ने जैसे इस गिरोह की नस पकड़ ली हो। इस कार्रवाई में दाऊद और शरद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हवालात की सलाखों के पीछे बैठा शरद पहली बार उस अंधेरी दुनिया की ठंडक महसूस कर रहा था जिसमें वह कदम कदम चल रहा था। वहां उसने खुद से धीरे से कहा, जो बड़ा दांव खेलता है उसे बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन साथ ही उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। दाऊद जैसे नाम के साथ जुड़ने का फायदा यही था, पहुंच। कुछ ही वक्त में दोनों जमानत पर बाहर आ गए। यह शरद के लिए एक चेतावनी भी थी कि अब हर चाल सटीक होनी चाहिए। 1984 में दाऊद पर मुंबई पुलिस और बाकी गैंगों का दबाव बढ़ने लगा तो उसने देश छोड़कर दुबई का रुख कर लिया और जहां दाऊद गया उसके वफादार लोग उसके पीछे चले। शरद भी उसी साल दुबई पहुंच गया, अपनी जमीन, अपनी गलियों, अपना बचपन सब छोड़कर। दुबई उसके लिए एक नई दुनिया थी, चमकदार, रफ्तार से भरी और ऐसे मौकों से लबालब जिनका वह सिर्फ ख्वाब देखा करता था। इस विदेशी शहर में दाऊद ने अपना साम्राज्य नई दिशा में खड़ा करना शुरू किया और शरद उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। अब उसके जिम्मे था पैसा कहां लगाना है, कैसे घुमाना है और अवैध कमाई को वैध बिजनेस में कैसे बदलना है। यह सब काम वह बड़ी सफाई से कर लेता था। 1990 के शुरुआती सालों तक भारत ने सोना आयात के नियम आसान कर दिए, इसलिए सोने की तस्करी का दौर खत्म होने लगा। शरद ने तुरंत दिशा बदल दी। ड्रग्स, नशीली दवाओं और क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तानी बुकी हमीद कासिम के साथ मिलकर वह करोड़ों का खेल चलता था। उसकी पकड़ खेल जगत में इतनी बढ़ गई कि एक बार भारतीय क्रिकेट टीम का
एक पूर्व कप्तान उसके मेहमान के तौर पर दुबई में उसके घर तक रुका था। इसके साथ ही शरद ने ऐसे बिजनेस भी शुरू किए जो बाहर से एकदम साफ सुथरे दिखते थे। दुबई और अबू धाबी में नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबार। धीरे धीरे उसका नाम पैसे और रुतबे दोनों के लिए मशहूर होने लगा। प्रवासी भारतीय उसे प्यार से अन्ना कहकर बुलाते। कई दक्षिण भारतीय परिवारों के बीच वह एक बड़े भाई जैसा माना जाता। मदद करने में वह पीछे नहीं रहता और यही उसकी छवि को चमकदार बनाता गया। लेकिन इस चमक के पीछे हमेशा एक काला साया छुपा था, अंडरवर्ल्ड का साया, जिससे शरद कभी अलग नहीं हो पाया। 1990 का दशक आते आते दाऊद इब्राहिम संगठित अपराध का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। शरद के कंधों पर जिम्मेदारी थी दाऊद के पैसों को बढ़ाना और उसके धंधों से होने वाली कमाई को संभालना। फिर आया साल 1993, मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का साल। इन विस्फोटों के बाद भारत सरकार ने दाऊद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन इन धमाकों का असर अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा। कई हिंदू गैंगस्टर जो पहले दाऊद के साथ थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। आपराधिक दुनिया सांप्रदायिक लाइनों में बंटने लगी। यही वह दौर था जब दाऊद का दायां हाथ रहा राजेंद्र निखालजे, जिसे दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती है, उससे अलग हो गया। रज्जन का कहना था, दाऊद ने देश के खिलाफ काम करके हद पार कर दी, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। और यहीं से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया खतरनाक अध्याय शुरू हो गया। छोटा राजन ने जब अपना रास्ता अलग कर लिया तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जंग खुलकर सामने आ गई। पुराने दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे और ये दुश्मनी धीरे धीरे खून के सौदों में बदलने लगी। ऐसे माहौल में शरद शेट्टी एक अजीब से मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ उसकी जातीय पहचान, उसके पुराने दोस्त जो दाऊद से किनारा कर चुके थे। दूसरी तरफ वह आदमी जिसने उसे ऊपर उठाया था, दाऊद इब्राहिम। शरद ने खूब सोचने के बाद अपना फैसला कर लिया। मैं वही करूंगा जिसके साथ मैं इतने साल खड़ा रहा हूं। दाऊद भाई के खिलाफ तो कभी नहीं जाऊंगा। दाऊद ने यह सुना तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अन्ना, वफादारी सस्ती चीज नहीं होती और तुमने बार बार साबित किया है कि तुम मेरे ही हो। दाऊद की नजर में शरद की इज्जत कई गुना बढ़ गई। अब वह सिर्फ दोस्त नहीं था, वह पूरे नेटवर्क का खजांची बन चुका था। कहां से पैसा आ रहा है, किसे भेजना है, किस धंधे से कितना मुनाफा निकल रहा है, हर चीज का हिसाब शरद के पास रहता था। लेकिन इसी के साथ उसका नाम भारत की सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी सूची में ऊपर पहुंचने लगा। सब जानते थे कि शरद शेट्टी दाऊद का सबसे खास आदमी है और यही बात उसे और भी टारगेट बना रही थी। 1990 के मध्य में दाऊद छोटा राजन की दुश्मनी खुलकर सड़कों पर उतर आई। दोनों गिरोह एक दूसरे के लोगों का पीछा करने, उन्हें मार गिराने और जवाब देने में लगे थे। और फिर आया वो साल 1995 जब इस गैंगवार ने पहला बड़ा शिकार लिया। दुबई में दाऊद के बेहद भरोसेमंद साथी सुनील सावंत, जिसे लोग साउत्या कहते थे, को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। यह हमला छोटा राजन के लोगों ने किया था। साउत्या भी शरद की तरह एक हिंदू था, पर फिर भी दाऊद के साथ खड़ा था। उसकी मौत ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया और शरद को तो मानो किसी ने बेहद करीब के इंसान को छीन लिया हो। शरद ने गुस्से में कहा, भाई, ये बहुत बड़ा वार था। दाऊद का जवाब तना हुआ था, अन्ना, अब इस खेल का जवाब खून से मिलेगा। दुबई में बैठा दाऊद बदले की आग में जल रहा था और उसका जवाब जल्दी ही मुंबई में देखने को मिला। उसी साल के आखिर में मुंबई के जाने माने होटल व्यवसायी रमनाथ पयाड़े, जो छोटा राजन का समर्थक माना जाता था, को दिन दहाड़े मार गिराया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह खुला ऐलान था कि दाऊद पीछे हटने वाला नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दहशत फैल गई थी, पर छोटा राजन भी चुप रहने वालों में से नहीं था। कुछ ही महीनों में उसके आदमियों ने दाऊद गिरोह के 3 बड़े लोगों को ढेर कर दिया। खून का यह सिलसिला जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। दुबई में बैठा दाऊद हर नई खबर पर भड़क उठता, अन्ना, ये युद्ध है और युद्ध में हार की जगह नहीं होती। इन हालातों में दाऊद के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य अब छोटा राजन को खत्म करना था। वह जानता था कि सीधे राजन तक पहुंचना आसान नहीं है। राजन हर पल जगह बदलता था, हर खबर को शक की नजर से देखता था। लेकिन शरद, वह दाऊद के लिए सबसे ताकतवर मोहरा था। शरद के दक्षिण भारतीय समुदाय में गहरे संबंध थे और छोटा राजन के गिरोह में भी कई लोग उसी तटीय कम्युनिटी से आते थे। कुछ ऐसे जिनसे शरद की पुरानी जान पहचान थी या कम से कम
भाषा का रिश्ता था। दाऊद समझ चुका था कि अगर कहीं से राजन तक कोई रास्ता निकलेगा तो वह शरद के जरिए ही निकलेगा। एक दिन दाऊद ने गंभीर आवाज में कहा, अन्ना, हमें राजन तक पहुंचना होगा। उसके छुपे हुए ठिकानों की खबर सिर्फ तुम निकाल सकते हो। यह काम तुम्हें ही करना है। शरद ने धीमे से सिर झुका दिया। ठीक है भाई, जितना भी वक्त लगे रास्ता जरूर निकालूंगा। और इसी के साथ शरद शेट्टी एक ऐसे मिशन पर चल पड़ा जिसने आगे उसकी पूरी किस्मत बदल डालनी थी। शरद शेट्टी ने अपने दिमाग की गुप्त मशीनरी चालू कर दी। उसने सबसे पहले नजर डाली छोटा राजन के भरोसेमंद आदमी मोहन कोटियान पर, वही शख्स जो कर्नाटक में राजन के कई काम संभालता था। दुबई में बैठकर शरद ने फोन कॉल और संदेशों के जरिए एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जो किसी भी आदमी को सोचने पर मजबूर कर दे। मोहन, अगर तू हमारा हाथ थाम ले तो आगे जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। लेकिन राजन तक शायद यह हवा पहुंच चुकी थी। रावलपिंडी से लेकर बैंकॉक तक फैले उसके नेटवर्क ने उसे इशारा दे दिया कि कोई बड़ी चाल चल रही है। राजन ने तुरंत कदम उठाया और अपने भरोसेमंद शार्प शूटर रोहित वर्मा को मोहन से मिलने भेजा। कहते हैं राजन के सामने मोहन ने साफ कह दिया था, मैं किसी भी कीमत पर साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसी फैसले ने उसकी जिंदगी का अंत लिख दिया। कुछ दिनों बाद मोहन कोटियान संदिग्ध हालातों में मारा गया। यह छोटा राजन का साफ संदेश था, दगा करने वाले की सिर्फ एक सजा है, मौत। मोहन की मौत के बावजूद शरद पीछे नहीं हटा। उसने अपनी अगली चाल मुंबई में चलने का फैसला किया। मुंबई में उसका एक जानकार था, विनोद शेट्टी, होटल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी। विनोद की पहचान छोटा राजन के कुछ नजदीकी लोगों से भी थी। शरद ने विनोद को भरोसे में लिया और विनोद ने पर्दे के पीछे से राजन की हलचलों पर नजर रखना शुरू किया। इस काम में उसे एक और आदमी मिला, गुरु साटम, जो कभी राजन के साथ था पर अब चुपचाप दूसरी तरफ खेल रहा था। इन दोनों की मदद से धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। पता चला कि छोटा राजन उन दिनों बैंकॉक में छिपकर बैठा था, थाईलैंड का चमकता हुआ शहर जहां भारतीय पर्यटक भी खूब आते जाते थे। राजन को लगता था वहां वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब उसके पीछा करने वालों के हाथ में मजबूत सुराग आ चुका था। दुबई में दाऊद और शरद ने अगला कदम उठाया। दाऊद ने छोटा शकील के नेटवर्क को सक्रिय किया और मुंबई से कुछ खतरनाक शूटर चुने गए। सबसे आगे नाम था मुन्ना झिंगड़ा का। शरद शेट्टी ने अपने संपर्कों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पूरी योजना को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। अब बैंकॉक में बस उस दरवाजे की तलाश थी जिसके पीछे छोटा राजन छिपा था। जल्दी ही पता चला कि राजन किस अपार्टमेंट में रह रहा है। उसे घेरने की योजना तैयार थी, लेकिन एक और मोहरा चाहिए था, वही जो अंदर तक पहुंच सके। यहीं पर शरद ने चाल चली। राजन के बेहद करीबी आदमी अशोक शेट्टी से गुप्त संपर्क किया गया। वही शख्स जिसका उपनाम संयोग से शरद जैसा ही था। पैसों के वादे और उज्जवल भविष्य का भरोसा देकर अशोक को राजन के विरुद्ध मोड़ दिया गया। तय हुआ कि अशोक ही उस रात राजन के कमरे का दरवाजा खटखटाएगा और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, मुन्ना झिंगड़ा और बाकी हमलावर अंदर घुसकर हमला कर देंगे। और फिर आ पहुंची वह रात, साल 2000 के सितंबर की एक काली शांत रात। बैंकॉक शहर सो रहा था, लेकिन एक अपार्टमेंट का दरवाजा मौत के साए में डूबने वाला था। कमरे के अंदर छोटा राजन अपनी पत्नी और अपने विश्वास पात्र रोहित वर्मा के साथ मौजूद था। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रजन भाई, मैं हूं, अशोक। अशोक की आवाज राजन को जानी पहचानी लगी। राजन ने बिना शक किए दरवाजा खोल दिया। बस अगले ही पल दुनिया बदल गई। साइलेंसर लगी बंदूकों से लैस मुन्ना झिंगड़ा और उसके साथी दरवाजा खुलते ही तूफान की तरह अंदर घुस आए। गोलियों की आवाज दबे होने के बावजूद कमरे में दहशत की लहर दौड़ गई। रोहित वर्मा सीने पर गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। राजन की पत्नी भागने की कोशिश में गोलियों की चपेट में आ गई। खून दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर बिखर गया। छोटा राजन कई गोलियों से बुरी तरह घायल हो चुका था और कमरे में मौत का सन्नाटा गहराने लगा था। छोटा राजन के शरीर से खून बह रहा था। कमर और पेट में घुस चुकी गोलियों ने उसे लगभग निढाल कर दिया था। हमलावरों को यकीन था कि काम खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत ने इस रात की कहानी में एक और मोड़ छुपा रखा था। गंभीर हालत में भी राजन ने एक आखिरी जोर लगाया। वह लड़खड़ाते हुए खिड़की तक पहुंचा और बिना सोचे नीचे छलांग लगा दी। बैंकॉक की अंधेरी गलियों में
वह घायल जानवर की तरह रेंगता हुआ गायब हो गया। हमलावर अवाक रह गए। ये कैसे निकल गया? उनके चेहरे पर साफ घबराहट थी। थाई पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुन्ना झिंगड़ा समेत कुछ शूटर वहीं दबोच लिए गए। बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जो भी हो, दाऊद और शरद की महीनों की बनाई योजना उसी रात ढह गई। उनका शिकार उनकी आंखों के सामने हाथ से निकल गया था। बैंकॉक हमला नाकाम होने के साथ ही शरद शेट्टी की जिंदगी में एक नया तूफान आ रहा था। जिसे वह फांसने चला था, वह अब घायल शेर बन चुका था। और घायल शेर पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े छोटा राजन ने दांत भींचकर कहा, एक एक को ढूंढूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और यह कोई खाली धमकी नहीं थी। चंद हफ्तों में वह ठीक होकर फिर अंडरवर्ल्ड की छाया में गायब हो गया। कहा जाता है कि उसने यूरोप के किसी देश में छिपकर इलाज कराया और जब जख्म भर गए तो उसकी आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी थी। सबसे पहले निशाना बना मुंबई का वही होटल व्यवसायी विनोद शेट्टी, जिसने शरद के कहने पर राजन की गतिविधियों की जानकारी जुटाई थी। साल 2001 में विनोद को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह साफ संदेश था, मुखबिरी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। इसके बाद राजन के लोगों ने गुरु साटम के खास आदमी सुनील सोस, जिसे सुनील फ्लोरिस्ट कहा जाता था, को खोज निकाला। वह वही शख्स था जिसने विनोद शेट्टी को सूचना देने में मदद की थी। साल 2002 में सुनील भी गोलियों का शिकार बना। मुंबई पुलिस की फाइलें इन हत्याओं से मोटी होती जा रही थी, लेकिन हर धागा उसी पुराने दुश्मनी के जाल से जुड़ रहा था, दाऊद बनाम राजन। इसी के बाद छोटा राजन की नजर पड़ी O.P. सिंह पर, एक ऐसा आदमी जो कथित तौर पर शरद शेट्टी से संपर्क में था और उसके लिए जानकारी इकट्ठी करता था। O.P. सिंह को भी राजन के लोगों ने खत्म कर दिया। अब तक शरद के ज्यादातर मोहरे गिर चुके थे। हर आदमी जो उसकी मदद में सामने आया था, एक एक करके मौत के घाट उतारा जा चुका था। अब सिर्फ एक नाम बचा था, शरद शेट्टी खुद। दुबई में बैठा शरद इन खबरों से बेचैन था। उसने अपनी सुरक्षा कड़ी जरूर कर दी थी। कम मेहमान, कम फोन कॉल, ज्यादा बॉडीगार्ड। भारत आने से तो वह पहले ही बचता था, लेकिन दुबई और खाड़ी देशों में उसके बड़े कारोबार अब भी तेजी से चल रहे थे। शायद इसी रफ्तार ने उसे धोखा दिया और वह यह मान बैठा कि दुबई की चमक दमक उसे ढाल की तरह बचा लेगी। दुबई में वह एक सम्मानित बिजनेसमैन की तरह जाना जाता था। नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और कई वैध कारोबार। लोग उसे अन्ना कहकर इज्जत देते। शायद उसी इज्जत ने उसे यह भ्रम दे दिया कि यहां कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन हकीकत यह थी कि दुबई की सरकार अब भारतीय माफिया की हरकतों से खफा रहने लगी थी और खुले हमले की योजना वहां बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। शरद ने सोचा कि उसकी दोहरी जिंदगी का अंधेरा हिस्सा इस चमकते शहर में हमेशा ढका रहेगा। उसे एहसास नहीं था कि वक्त अब उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। उधर छोटा राजन दूसरी चाल की जमीन तैयार कर रहा था और इस बार राजन के साथ जिस शख्स ने हाथ मिलाया वह कोई आम आदमी नहीं था। वह कोई ऐसा था जिसे कभी शरद दोस्त कहा करता था और वही दोस्त अब उसकी बर्बादी की पटकथा लिखने वाला था। बेंगलुरु के कुख्यात डॉन मुथप्पा राय, जिसका नाम 90 के दशक में कर्नाटक की गलियों में दहशत की तरह गूंजता था, कुछ वक्त के लिए दुबई पहुंच गया था। कहते हैं वह वहां दाऊद के साए में पनाह चाहता था, लेकिन साल 2002 में दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वापस भारत भेज दिया। राय का शक था कि इस गिरफ्तारी के पीछे किसी ने जानबूझकर रास्ता दिखाया था और उसकी नजरें सीधे शरद शेट्टी पर जा टिकी। जिस इंसान को कभी वह दोस्त समझता था, उसी पर उसे शक था कि शरद ने भारतीय एजेंसियों को राय की मौजूदगी की खबर दे दी हो। यह शक अब नफरत में बदल चुका था। दूसरी तरफ छोटा राजन भी यही चाहता था कि राय उसके साथ हाथ मिलाए। उसने राय को लालच दिया, अगर शरद को रास्ते से हटाने में मदद कर तो मैं दक्षिण भारत में तुझे खुला समर्थन दूंगा। राय के लिए यह मौका दोहरा था, निजी बदला और दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को और बड़ा करना। और यहीं से दोनों एक ही मकसद पर जुड़ गए, शरद शेट्टी का अंत। शरद को इस विश्वासघात का जरा भी अंदेशा नहीं था। दुबई में उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। उसका बिजनेस, उसके रेस्टोरेंट, उसके नाइट क्लब सब उसी रफ्तार में चल रहे थे। परिवार के साथ वक्त बिताने का सिलसिला वैसे ही जारी था,
उसे यह एहसास जरूर था कि दुश्मनी की आग कहीं ना कहीं उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भरोसा भी था कि दुबई जैसे सुरक्षित शहर में उस पर हमला करना किसी के बस की बात नहीं। दुबई सरकार अपराध को लेकर बेहद सख्त थी, इसलिए वह खुद को इस चमकदार माहौल में सुरक्षित समझता था। उसने सिक्योरिटी तो रखी थी, लेकिन अपनी जिंदगी को ज्यादा बदला नहीं। वह बराबर लोगों से मिलता, महफिलों में जाता और अपने क्रेडिबल रिश्तों पर गर्व करता था। और फिर आया 19 जनवरी 2003 का दिन। शायद हर रोज की तरह उसने सुबह दफ्तर के काम निपटाए होंगे, कुछ मीटिंग्स की होंगी और शाम के लिए इंडिया क्लब का डिनर इनविटेशन ध्यान में रखा होगा। उस शाम शरद ने अपनी पत्नी शशिकला के साथ कार में बैठकर क्लब की ओर रुख किया। इंडिया क्लब दुबई में भारतीय समुदाय का एक बेहद प्रतिष्ठित सोसाइटी क्लब था, जहां सांस्कृतिक शामें, बिजनेस मीटिंग्स और पारिवारिक कार्यक्रम लगातार चलते रहते थे। उस रात भी क्लब में बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग थी, साथ ही डिनर और हल्का फुल्का मनोरंजन भी तय था। शरद जैसे ही अपनी चमचमाती मर्सिडीज से उतरा, उसने शशिकला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो ज्यादा देर नहीं करेंगे। हॉल में दाखिल होते ही उसने कई पुराने परिचितों को नमस्ते किया। रौनक, हंसी, बातचीत, सब कुछ एक सामान्य खुशगवार शाम जैसा लग रहा था। लेकिन महज कुछ सेकंड बाद यह रोशन शाम अंधेरे में डूबने वाली थी। घड़ी रात 8:30 का वक्त दिखा रही थी। शरद अभी हॉल के अंदर पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुआ था कि पीछे से दो नौजवान तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सूट बूट में किसी बिजनेसमैन की तरह दिखते, ताकि कोई उन पर शक न करे। उनके कोट के अंदर छोटी पिस्टलें छुपी थीं। पल भर में वे शरद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। इससे पहले कि कोई उनकी हरकत समझ पाए, पहली गोली सीधी शरद की पीठ में जा लगी। शरद एक कदम आगे लड़खड़ाया, चेहरे पर एक पल को हैरानी और दर्द का मिला जुला भाव था। शशिकला की चीख हॉल में गूंज उठी, शरद! लेकिन हमलावर रुकने वाले नहीं थे। शरद के गिरते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सिर, छाती, पेट, 20 से भी ज्यादा गोलियां उसके शरीर में उतार दी गईं। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए मेजों के पीछे छुपने लगे। कुछ ही सेकंड में शरद फर्श पर लहूलुहान पड़ा था। सांसें थम चुकी थीं। पूरा हॉल गोलियों की गूंज और लोगों की चीखों से भर गया था। हमलावर अपना काम पूरा कर चुके थे। वे इतनी सफाई से निकल भागे कि क्लब के गार्ड भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। कोई फोन निकालकर पुलिस को जानकारी दे रहा था, कोई उसके शरीर को छूकर देख रहा था कि कहीं थोड़ी जान बाकी है या नहीं। शशिकला बेकाबू होकर अपने पति से लिपटकर रो रही थी। रात 10 बजे तक दुबई पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया था। सख्त जांच शुरू हो चुकी थी। दुबई जैसी शांत और आलीशान जगह में ऐसी निर्मम हत्या ने पूरे संयुक्त अरब अमीरात को हिला दिया। पुलिस चीफ ने सख्त बयान जारी किया, जिसने भी यह अपराध किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दुबई उस दौरान वार्षिक शॉपिंग फेस्टिवल की रौनक में डूबा था। एक ऐसा समय जब दुनिया भर से पर्यटक आते थे और सरकार शहर की शान पर किसी भी तरह की धूल नहीं पड़ने देना चाहती थी। लेकिन उसी चकाचौंध के बीच अचानक यह खबर फैल गई कि दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी आदमी को उसी शहर में मार गिराया गया है। भारत के न्यूज चैनल लगातार एक ही लाइन चला रहे थे, दुबई में दाऊद के भरोसेमंद कारोबारी की हत्या। प्रवासी भारतीयों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। जो शरद कल तक उनके साथ बैठकर हंस बोल रहा था, वही आदमी आज गोलियों से छलनी होकर जमीन पर पड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सुरक्षित माना जाने वाला शहर ऐसी वारदात का गवाह बनेगा। शरद शेट्टी की मौत ने बहुत से सवाल हवा में उड़ा दिए। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई सबसे पहले छोटा राजन की तरफ घूमी। दाऊद और राजन के बीच चल रही खून खराबे की लड़ाई में शरद का नाम कई बार उभर चुका था। और फिर सामने आया दूसरा नाम, मुथप्पा राय। सूत्रों की माने तो राय को पूरा यकीन था कि उसे दुबई में गिरफ्तार करवाने में शरद का हाथ था। यह बात उसकी रगों में जहर की तरह उतर चुकी थी। छोटा राजन ने इसी गुस्से को हथियार बनाकर उसे ऑफर दिया, अगर शरद का काम तमाम कर दे तो दक्षिण भारत में तुझे खुला मैदान मिलेगा। राय के लिए यह प्रस्ताव सिर्फ बदला ही नहीं, अपने पुराने दबदबे को वापस पाने का मौका भी था। दोनों ने हाथ मिला लिया और शरद के खिलाफ खेल शुरू हो गया। बाद में यह भी सामने आया
कि हमले से कुछ हफ्ते पहले 2 शूटर चुपचाप दूसरे देशों से दुबई पहुंचे थे। उन्होंने इंडिया क्लब की पूरी तरह रेकी की, सदस्य बनने का ढोंग किया और हमले वाली रात किसी आम आदमी की तरह वहां प्रवेश किया। और फिर जो हुआ वह दुनिया ने देखा। शरद शेट्टी की मौत ने दाऊद के लिए 2 बड़े झटके दिए। एक, उसने अपना सबसे भरोसेमंद साथी खो दिया। दूसरा, उसके पूरे साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ टूट गई। भारतीय एजेंसियों ने तो सीधा बयान दे दिया, दाऊद का पतन शुरू हो चुका है। दूसरी ओर छोटा राजन ने राहत की सांस ली। जिस शिकार से वह बरसों से डरता था, उसकी मौत ने उसे क्षणिक सुकून दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसी की मौत से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि नया अध्याय खुलता है। शरद के मरने के बाद दाऊद के खेमे में एक ही आवाज गूंज रही थी, बदला लेना है। छोटा शकील ने तो साफ कहा, दिवाली से पहले राजन खत्म होगा, देख लेना। लेकिन वक्त ने अपनी अलग पटकथा लिख रखी थी। साल 2015 में छोटा राजन इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुआ और भारत लाकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दाऊद इब्राहिम अब भी पाकिस्तान में छिपा होने की खबरों में है और भारत का मोस्ट वांटेड बना हुआ है। मुथप्पा राय बाद में भारत आकर अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका होने का दावा करता रहा, लेकिन साल 2020 में बीमारी से उसका निधन हो गया। पर इन सब के बीच शरद शेट्टी का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे कुछ वक्त बाद भारत लौट आए। एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, लेकिन परिवार ने खुद को तमाम हलचल से दूर कर लिया, एक सादी शांत जिंदगी की तरफ। शरद की मौत सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं थी, यह एक ऐसी जिंदगी का अंत था जिसमें दोस्ती, वफादारी, धोखा और साजिशें सब एक साथ मौजूद थे। एक वक्त था जब शरद शेट्टी दुबई के इंडिया क्लब में शान से चला करता था, सफेद कपड़ों में मुस्कुराहट के साथ लोगों से हाथ मिलाते हुए। और उसी क्लब की फर्श पर एक दिन वह खून में भीगा पड़ा मिला। वक्त ने जैसे पूरा चक्र पूरा कर दिया। उसकी कहानी यह बताती है कि अंडरवर्ल्ड में चाहे कितना भी ऊंचा उड़ लो, अंत में मंजिल या तो जेल होती है या फिर मौत की खामोशी। दक्षिण कन्नड़ के छोटे से कस्बे से निकला यह आदमी दुबई के आलीशान होटलों का मालिक बना, क्रिकेट जगत में दोस्तियां की, दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े फाइनेंसरों में गिना गया। लेकिन आखिरी पन्ना वही निकला, धोखा, गोलियां और अंत। आज भी जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का जिक्र होता है, शरद शेट्टी का नाम जरूर लिया जाता है, एक ऐसी कहानी के रूप में जो बताती है कि अपराध का रास्ता कभी किसी को सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंचाता। दोस्तों, ये थी शरद शेट्टी की दास्तान, एक ऐसी जिंदगी जो ऊंचाइयों से सीधी अंधेरे में गिर गई। अगर आपको यह कहानी जानकर सोचने पर मजबूर होना पड़ा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और राज, एक और सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।